हाँ, तो आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वीडियो होगा। लेकिन हाँ, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर का एक या दो वीडियो और आएंगे, ठीक है। बाकी थ्योरी जो अपने लाइन टू लाइन बनाते हैं ना, वो आज कंप्लीट हो जाएगी। फिर क्वेश्चन आंसर जो मिड में भी कुछ क्वेश्चन आंसर है वो, और जो पीछे चैप्टर के पीछे दे रखे होते हैं वो अपन कर लेंगे। उसके बाद में ओवरऑल चैप्टर पूरा हो जाएगा। और जो टॉप MCQs का है वो आपको जरूर देखना ही देखना है, क्योंकि वो तो हर चैप्टर के पीछे अपन करते हैं, ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चन नंबर अपना 36, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मतलब हर क्वेश्चन वो है जो हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं, कभी इस साल तो कभी 2 साल बाद पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, मृदा अपरदन क्या है, इसके प्रकार भी समझाइए। व्हाट इज सॉइल इरोजन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। मृदा अपरदन के अपन को प्रकार बताने की कितने प्रकार का होता है, और पहली बात ये होता क्या है। हालांकि डेफिनेशन मैंने पहले भी लिखवा दी थी आपको, फिर भी मृदा, अच्छा हिंदी के अंदर 2 नाम है इसके, मृदा अपरदन भी कहते हैं और मृदा क्षरण भी कहते हैं। बात एक ही है, क्षरण का मतलब मिट्टी का कटाव करना, ठीक है वही चीज़ है। तो प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का कटाव एवं अपरदन कारकों द्वारा उसका स्थानांतरण, मृदा क्षरण या मृदा अपरदन कहलाता है। एक शब्द लिखा मैंने, प्राकृतिक कारकों। प्राकृतिक कारकों का मतलब है नेचर, कुछ नेचर के ऐसे फैक्टर ऐसे काम कर जाते हैं, जैसे कि बाढ़ का जाना, ठीक है। बाढ़ जब आ जाएगी तो क्या होगी, तेज़ बाढ़ें आती है तो मिट्टी को बहा के ले जाती है, ठीक है। तेज़ बारिश का होने से बाढ़ आ जाती है, तो वो सब नदियाँ, तेज़ नदियाँ बहना, ये सब इस वजह से मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। तेज़ आंधी का चलना, बहुत तेज़ आंधियाँ चलती है तो मिट्टी उड़ा के ले जाती है, वो सब है, वो प्राकृतिक कारण होते हैं। मतलब वो उसको अपन रोक नहीं सकते, वो नेचर में जो होता है वो है। तो सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर। ये कुछ नेचर की ऐसी घटनाएं होती है, उस वजह से चला जाता है। उसमें होता क्या है, मोर रैपिडली देन द वेरियस सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कैन रिप्लेस इट। इसको एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं उड़ा के, ठीक है। तेज हवा जब चलती है तो मिट्टी को कटाव करके इस जगह से वहाँ उस जगह ले जाते हैं, ठीक है। ये सब आर कॉल्ड सॉइल इरोजन, वो मृदा अपरदन कहलाता है। सिंपल अगर आपको नॉर्मली समझो ना, तो मृदा अपरदन सॉइल इरोजन का मतलब है मिट्टी का कटाव, बस इतना सा ही। नेक्स्ट है सामान्यतया, क्योंकि देखो मैं इसको इतना ही लिख के छोड़ सकता था, लेकिन एक अच्छा आंसर कब बनेगा, क्योंकि उसने पूछा कि मृदा अपरदन क्या है। अगर 2 मार्क्स में भी आता है तो आपको यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि वो तो डेफिनेशन लिख दी, थोड़ी सी बात और लिखनी है कि सामान्यतः मृदा के बनने एवं अपरदन की क्रिया साथ साथ चलती है। देखो जनरली देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस एंड द इरोजनल प्रोसेस। होता क्या है कि मिट्टी और उसका कटाव ये साथ साथ ही रहता है। कैसे, जैसे कोई खेत की ज़मीन है, वो ज़मीन वहीं रहेगी, लेकिन तेज़ हवाएं चलेगी तो उसका कटाव हो जाएगा, वहाँ से वो दूसरी जगह चले जाएगी, फिर वहाँ मिट्टी बन जाएगी, वहाँ से कटाव हो गया। मतलब ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में बैलेंस से ही रहते हैं, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। कभी यहाँ से कटाव हो गया तो कभी वापस उधर से इधर कटाव हो गया, थोड़ा बैलेंस बना रहता है। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, जैसे वो इंसानों के द्वारा या फिर कोई नेचर के द्वारा, तब वो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। वरना तो छोटे मोटे इरोजन से कोई फर्क नहीं पड़ता मिट्टी में। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पेड़ पौधों को काट देते हैं। तो पेड़ पौधों को काटने से क्या होता है कि फिर वो इरोजन होता है, क्योंकि मिट्टी का कटाव पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा रोकते हैं। तो वही मैंने नीचे बात लिखी है कि ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है, लेकिन होता क्या है, दोनों में संतुलन बना रहता है, वो बात ठीक है। लेकिन होता क्या है कि प्राकृतिक और मानवीय इन कारकों द्वारा संतुलन बिगड़ जाता है। प्राकृतिक का मतलब जैसे कोई भयंकर तूफान आ गया, आंधी आ गई, बाढ़ आ गई, तो वो तो प्राकृतिक, उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। या फिर मानवीय, कुछ इंसान है जो अपने ग्रीडी सोच के होते हैं, लालची लोग होते हैं, जो अपने लालच के लिए पेड़ पौधों काट देते हैं। वो सारी बातें अपन जो पहले पढ़ी थी, इस वजह से इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। वरना तो इन दोनों बैलेंस बना रहता है, ठीक है। ये बात जरूर लिखनी है। तो फॉर्मिंग प्रोसेस एंड इरोजनल प्रोसेस ये तो साथ साथ चलते हैं। और तब ये तो होता क्या है, फिर द बैलेंस कैन बी डिस्टर्ब बाय नेचर और ह्यूमन फैक्टर्स। ये 2 ऐसे लोग हैं, एक तो ह्यूमन फैक्टर और एक नेचर, ये दोनों इसको डिस्टर्ब जरूर करते हैं, बाकी वरना डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। ये तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया 2 मार्क्स के लेवल का। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना सा पूछा गया, ये वाला, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर कि इस मृदा अपरदन के सॉइल इरोजन को कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली इसके 2 टाइप होते हैं। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना 2 ही टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक वाटर इरोजन और एक विंड इरोजन। एक तो पानी के द्वारा मिट्टी का कटाव और एक हवाओं के द्वारा मिट्टी का कटाव। ये हर कोई, आप भी समझते होंगे इस चीज़ को। देखो रटो मत, इजीली समझो। मिट्टी किससे कटती है,
अपने खेतों की मिट्टी कट के कैसे जाती है, या तो बारिश, ये मतलब बारिश इन द सेंस कि पानी से, जब पानी बहेगा तो मिट्टी के साथ बहा के ले जाएगा, एक तेज हवाएं जब चलेगी, दो ही होते हैं बस। अब इस वाटर इरोजन के कुछ एक दो पार्ट और हैं आपकी बुक में, वो मैंने थोड़ा ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से बना दिया, वो आपके तो ऐसे पैराग्राफ में लिखा हुआ था, तो इसको अपन ने सिस्टमेटिक ढंग से उसके अंदर ही आते हैं, लेकिन विंड में तो एक ही प्रकार है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो सॉइल इरोजन का, इन मृदा अपरदन के दो ही प्रकार हैं, वाटर इरोजन यानी कि जलीय अपरदन, और विंड इरोजन यानी कि हम जो वो हवा को क्या बोलेंगे, पवन अपरदन, बस ठीक है। बात एक करते हैं अपन। पहला है जलीय अपरदन। जलीय अपरदन क्या होता है कि जल के विभिन्न रूपों, अच्छा अलग अलग, इस अकेले को ही पूछ सकता है वाटर इरोजन क्या है, यानी कि जलीय अपरदन क्या होता है, या फिर विंड इरोजन क्या होता है, या फिर गली इरोजन क्या होता है, या फिर शीट इरोजन क्या होता है, ठीक है। ये दोनों तो इसके टाइप है, सब टाइप है, लेकिन इनको भी अलग अलग 1 मार्क्स में पूछा गया, इसलिए चारों को एक साथ याद करना, ठीक है, अच्छे से। तो जल के विभिन्न रूपों जैसे कि नदियां हैं, झीलें हैं, हिमनदी हैं, झरने हैं, इन सब के द्वारा क्या होता है, तो कोई एक दो एग्जाम्पल याद रह जाए, नदियां झीलें याद कर लेना बहुत है। उन सब के द्वारा क्या होता है कि जब मिट्टी का क्षरण होता है, क्षरण बोल दो चाहे याद नहीं रहे तो कटाव बोल दो, एक ही बात है, कटाव होता है तो उसे जलीय अपरदन कहते हैं, ठीक है। जब नदियां झीलें अपने पानी तेज बहाव रखती है तो मिट्टी का कटाव हो जाता है, जलीय अपरदन, ठीक है। यानी कि व्हेन सॉइल इज इरोडेड, इरोडेड का मतलब कटाव होना, बाय डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर लाइक रिवर्स, लेक्स, स्प्रिंग्स एक्सेट्रा, इट इज कॉल्ड वाटर इरोजन। अब इस वाटर इरोजन के दो टाइप भी दे रखे हैं। पहला चादर अपरदन यानी कि शीट इरोजन, इसका दूसरा नाम ये भी है, हिंदी के अंदर, इंग्लिश में तो एक ही नाम है शीट इरोजन, हिंदी के अंदर ये भी लिखा हुआ है तलीय क्षरण या फिर परत क्षरण, क्षरण तो दोनों में आग लग जाएगा, तलीय क्षरण बोलो चाहे तलीय अपरदन बोलो, परत क्षरण बोलो चाहे परत अपरदन बोलो, इसलिए हिंदी मीडियम वाले दोनों नाम याद करना। एग्जाम में कभी ऐसा आ जाता है कि तलीय अपरदन क्या है, फिर आप सोचोगे यार हमने चादर तो पढ़ा था, तलीय नहीं पढ़ा, तो ध्यान रखना इसी का नाम है, ठीक है। इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, शीट इरोजन। तो अब ये क्या होता है, इसमें होता है कि तीव्र गति से प्रवाहित जल, तेज गति से जब जल चलता है, नसेंस की जब नदी आती है, बाढ़ आती है, तब मिट्टी की ऊपरी परत को काट कर बहा ले जाता है, इसे चादर इरोजन कहते हैं। तो चादर का मतलब तेज चलना, चादर का मतलब क्या है, तेज पानी का जब बहा होगा उसके साथ जो मिट्टी चली जाएगी वो चादर इरोजन कहलाता है, ठीक है, शीट इरोजन। When the top layer of soil is removed over a large area by running water, it is called sheet erosion. बस ठीक है। नेक्स्ट है गली इरोजन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, गली इरोजन पूछा गया अलग से 1 मार्क्स में। अवनलिका अपरदन, कि जब जल बहुत अधिक तीव्र गति से, यहाँ तो था कि तीव्र गति से, नॉर्मल मतलब ये बहुत अधिक तेज तीव्र गति से बहता हुआ लंबवत अपरदन द्वारा मिट्टी, मतलब सेंस इसका मतलब ये है कि जैसे ऐसे तेज गति से पानी आ रहा है, ठीक है, और इधर से भी आ रहा है, तो ये लंबवत होता है, ये 90 डिग्री की जो एंगल बनाता है वो लंबवत होता है, तो यहाँ भयंकर कटाव होता है मिट्टी का, फिर इधर से मिट्टी और इधर से तेज, जब वो एक तरीके से कहते हैं ना भिड़ंत सी होगी तब ज़्यादा कटाव होता है। तो ये लंबवत अपरदन द्वारा मिट्टी को कुछ गहराई तक काट कर ले जाता है, तेज होता है, 90 डिग्री के ऊपर बनता है, आपस में कटाव भी बहुत, स्पीड बहुत तेज होती है, तो ये बहुत गहराई से, मतलब ऐसा मान लो कि अगर ये आधा 1 फीट भी अगर जमीन को ऊपर से ले गया, आधा फीट भी ले गया, तो उस मिट्टी में फिर कुछ नहीं बचेगा पीछे, ठीक है, वो एक तरीके से फिर बजरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खेती तो हो नहीं सकती, ऊपर की जो अपर लेयर ही होती है, मोस्ट अपर जो ऊपर जो परत होती है वही होती है खेती के लिए, बाकी तो नीचे तो कुछ होता भी नहीं है, वो सब बहा के ले जाएगा, ठीक है, गहराई तक काट कर बाहर ले जाता है, और छोटी छोटी अवनालिकाओं का निर्माण हो जाता है, उसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। यानी कि व्हेन द वाटर फ्लोज एट वेरी हाई स्पीड, ध्यान रखना वेरी हाई स्पीड, यहाँ तो ठीक ठाक स्पीड मतलब एवरेज स्पीड, लेकिन यहाँ वेरी हाई स्पीड, और इट इज कैरिड आउट बाय कटिंग द सॉइल टू सम डेप्थ का मतलब गहराई से, ठीक है, और वर्टिकल इरोजन होता है, ऐसा वर्टिकल इरोजन होता है लंबवत, एंड स्मॉल, यहाँ पर देखो ट्यूबल्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पर मैंने ये इसको गलीज कर लेना आप, ठीक है, वो अलग स्पेलिंग होती है वैसे, गलीज कर लेना, ठीक है, गलीज आर फॉर्म, गलीज आर फॉर्म का मतलब ये आपके सर ऐसे लगेगा, हाँ, गलीज आर फॉर्म्ड, गलीज का मतलब अवनलिका, तो गलीज आर फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड गली इरोजन, इसको थोड़ा ठीक करना भाई, गली इरोजन होगा ये, ठीक है, इट इज कॉल्ड गली इरोजन, वो गली इरोजन कहलाता है। अवनालिकाएं बनने का मतलब है ऐसे गहरी घात सी बन जाती है, जिधर से ये जाता है ऐसा मान लो कि जैसे ये ऐसा पता चलता है कि इधर से कोई मिट्टी का कटाव हुआ है, ऐसे गहरी गर्त बन जाती है, ठीक है। आपने भी अगर कभी देखा हो
कभी खेतों में कभी देखा हो तो ऐसा कभी सुना होगा इधर से नदी गई थी, तो वो अलग से ही पता चलता है, ऐसे एकदम गड्ढे गड्ढे से बिल्कुल साफ दिख जाएगा खेतों के बीच में से कि यहाँ से नदी गई थी, वैसे गर्त बन जाती है। ठीक है, फिर है पवन अपर्दन। पवन का मतलब तेज हवाओं का चलना। तो पवन द्वारा अपर्दन मुख्यतः ये होता है मरुस्थलीय जो इलाके होते हैं ना वहाँ, और शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में होता है। इन भागों में जब पवन तेज गति से चलती है तो वह एक स्थान की मिट्टी को उड़ाकर दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। इस प्रकार पवन द्वारा मैदानों से मृदा को उड़ा ले जाना की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। बहुत ईजी है ये तो। जैसे वो रेगिस्तान नहीं होती क्या, मरुस्थल खाली जमीन, ठीक है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, शुष्क वाला इलाका होता है, तेज हवाएं चलती है और धोरे के धोरे उठा के ले जाती है, उधर से उधर धोरे बना देती है, मिट्टी के टीले बन जाते हैं। पोली जमीन जैसलमेर बाड़मेर की साइड ज़्यादा होता है। ठीक है, इरोजन बाय विंड मेनली अकर्स इन डेजर्ट एंड एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। ठीक है, ध्यान रखना एरिड और सेमी एरिड शुष्क इलाकों में ज़्यादा होती है कि व्हेन द विंड ब्लोज वेरी फास्ट इन दीज पार्ट्स इट ब्लोज द सोइल ऑफ वन प्लेस एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू अनदर प्लेस, और इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ कैरिंग बाय द विंड इज कॉल्ड विंड इरोजन। ये तो सबसे ईजी है, हवाओं के द्वारा मिट्टी का कटाव करके ले जाना है, तो सारे ईजी, बस इन एक दो को अलग से याद कर लेना क्योंकि ये 1 मार्क्स में पूछे गए हैं। गली इरोजन भी यानी अवनलिका अपर्दन और शीट इरोजन यानी चादर अपर्दन, दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अपन क्या लेंगे, अब अपन लेंगे सोइल इरोजन के कुछ उपाय और सोइल इरोजन होने के कारण, मतलब ये मृदा अपर्दन क्यों हो रहा है, दूसरा इसको कैसे रोका जाए। बस ये टॉप लेवल के 2 क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। हाँ, अब देखो 2 क्वेश्चन और है बहुत बढ़िया। एक मृदा संरक्षण के उपाय, एक ही बात है, मैंने मृदा संरक्षण लिखा है, ये एक तरीके से उपाय का आंसर है ना, मेजर्स, यानी कि या फिर ऐसे भी आ सकता है कि सुझाव दीजिए, सजेशन दीजिए, अपने एडवाइस दीजिए कि मृदा संरक्षण को कैसे बचाया जाए, मतलब मृदा का संरक्षण कैसे किया जाए। ठीक है, यानी कि राइट द सोइल कंजर्वेशन, मिट्टी को कैसे बचाई जाए कटाव होने से, ठीक है, इरोजन होने से कैसे बचाया जाए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, टॉप लेवल का। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। और एक लास्ट फिर और इस मतलब पूरी PhD हो गई आपके संरक्षण की, मृदा अपर्दन की। ये मृदा अपर्दन के कारण पूछ रहा है, सोइल इरोजन के कॉजेज, यानी कि क्या वजह है कि सोइल इरोजन होता है वो, फिर अपना चैप्टर फिनिश। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। राइट द सोइल कंजर्वेशन यानी कि मृदा संरक्षण के उपाय लिखिए। तो पहला है क्रॉप रोटेशन। पहले मैं इसको नाम से ही बता दूं आपको, फसल चक्र। फसल चक्र का मतलब होता है एक ही जगह पर सेम टू सेम फसल नहीं करनी चाहिए, बार बार उसको चेंज करते रहना चाहिए फसल को, उसे बोलते हैं फसल चक्र। अब या फिर बीच में थोड़ी रेस्ट देनी चाहिए, जैसे इस साल फसल कर ली, अगले साल बीच में रेस्ट दे दो, या फिर 3 साल लगातार कर ली तो 1 साल रेस्ट दे दो। ऐसे बीच में ज़मीन को थोड़ी परतल छोड़ देना चाहिए ताकि उसमें थोड़ी उर्वरक क्षमता, फर्टिलिटी बनी रहे। ठीक है, एक एक लेते हैं। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। इफ द सेम क्रॉप इन सोन इन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर दिस कंज्यूम सर्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल मेकिंग इन इनफर्टाइल। ठीक है, अगर आप एक ही फसल को, सेम क्रॉप को बार बार करोगे, हर साल करोगे, एक ही जगह करोगे तो वो इनफर्टाइल हो जाएगी, वो अनुपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, यानी यदि एक ही फसल को एक ही खेत में बोया जाता है तो साल दर साल ये मिट्टी से कुछ पोषक तत्वों को खत्म कर देता है। ठीक है, जिससे वह अनुपजाऊ हो जाती है, और वो अगर अनुपजाऊ हो जाएगी तो फिर फसल वहाँ पर हो ही नहीं सकती, खेती, मृदा का अपर्दन होगा। मृदा को क्या फिर मृदा को बचा के भी क्या करेंगे, वो तो अनुपजाऊ हो गया, इनफर्टाइल, कोई काम की नहीं रही। इसलिए फसल चक्र इस प्रकार के अपर्दन को रोक सकता है। इसलिए फसल का क्या करना चाहिए, चक्र करना चाहिए, रोटेशन करते रहना चाहिए। जैसे इस बार अगर आपने बाजरा बो लिया तो नेक्स्ट टाइम वहाँ पर मूंग या जवार या ऐसा कुछ मोट मतलब दालें बो दो, नेक्स्ट टाइम फिर मतलब ऐसा फसल का चक्र रोटेशन घुमाते रहो। समझ गए, ये चीज़ है, यानी कि क्रॉप रोटेशन कैन चेक दिस टाइप ऑफ इरोजन। बहुत ईजी है। सेकंड है टेरेस कल्टीवेशन, सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती करना ये पहाड़ी इलाकों में काम आता है। ठीक है, सीढ़ियाँ बना, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ढलान वाले, तो उनको काट काट के ऐसे वो पहाड़ों की ढलानों काट काट के सीढ़ियाँ सी बना देते हैं, और उन सीढ़ियों में फसल बोते हैं। जैसा इस डायग्राम में देखो आप, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि ये ऐसे सीढ़ियाँ बना के खेती की जाती है। तो सीढ़ियों से क्या होगा कि वहाँ पर जो ढलान है वहाँ पर फसल आराम से क्रॉप उग जाएगी, यानी कि ये, और होता कहाँ पर है ये, पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, तो सीढ़ी बनाने के लिए पहाड़ी ढलानों को काटा जाता है और ये पहाड़ी क्षेत्रों में कटाव को रोकता है।
इजीली देखो, एक तो सपाट ज़मीन होती है तो फटाक से कटाव होगा, लेकिन जब सीढ़ियाँ बनी हुई होगी ना तो कटाव नहीं होगा मिट्टी का, ठीक है, सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स टू मेक टेरेस और दिस रेस्ट्रिक्ट्स इरोजन इन द हिली एरिया। रेस्ट्रिक्ट का मतलब बचाव करती है, रोकती है, किसको, इरोजन होने से, मतलब मिट्टी के कटाव को रोकती है सीढ़ियाँ बनाने से, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी कि पट्टीदार फसल। ये होती है बड़े खेतों में, बहुत बड़े बड़े अगर खेत हो तो बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम को देखो आप, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत बड़े बड़े खेत हैं, इनमें अलग अलग पट्टियाँ सी बना दी। पट्टियों का मतलब एक तरीके से लाइन सी, ये पट्टियाँ बना दी, लाइनों में पट्टियाँ बना देंगे तो फिर क्या होगा, इस फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो तेज़ हवा आएगी ना, तेज़ हवा आएगी तो वो इफेक्ट रोक लेंगे, कौन, बीच में घास। भाई जैसे ये हैं तो ये इस तरीके से फसल की लाइन हो गई, फिर ये फसल की लाइन हो गई, ये फसल यानी क्रॉप की लाइन हो गई, और बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, यहाँ घास उगा देते हैं, ठीक है। घास उग जाएगा तो जब हवाएं चलेगी ना तो एक घास पर इफेक्ट, घास इफेक्ट को मतलब उसको प्रेशर को रोक लेगा, और प्रेशर कम होगा तो मिट्टी कटेगी नहीं। तो ये भी सबसे बेस्ट आइडिया है, ठीक है। बड़े खेतों में होता है, क्योंकि बड़े खेत होते हैं, खुले खेत होते हैं, तो वहाँ पर मिट्टी कटाव ज़्यादा होता है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, मतलब स्ट्रिप्स का मतलब पट्टियों में बांट देते हैं, और स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, यानी ग्रास उगाने के लिए कुछ जगह छोड़ दी जाती है। तो दिस ब्रेक्स द फोर्स ऑफ द विंड, तो ये हवाओं की तो तेज जो प्रेशर होता है तो उसको रोक लेते हैं। बड़े खेतों को पट्टियों में विभाजित किया जाता है या किया जा सकता है, फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाने के लिए जगह छोड़ दी जाती है, और ये हवा के बल को तोड़ देता है या रोकता है। सबसे बेस्ट आइडिया है ना। फिर नेक्स्ट होता है कंटोर प्लगिंग, यानी कि समुच्च रेखीय जुताई। ये भी ढलान वाले इलाकों में की जाती है जहाँ ढाल ज़्यादा हो। ढाल वाली कृषि भूमि पर समुच्च रेखाएं बनाई जाती है, और उनके समानांतर हल चलाने से जो ढाल के साथ जल की बहाव गति घट जाती है। जैसा कि इस डायग्राम को देखो आप, ये इसमें ऐसा आपको नजर आएगा समुच्च रेखीय जुताई, यानी इसमें क्या होता है कि जहाँ खेत की ढलान होती है वहीं पर ये कृषि भूमि की जाती है। मतलब ऐसा मान लो कि जैसे कि ये खेत है और इस खेत की ढलान इधर है, जैसे ऐसे ढलान है, तो अब क्या करेंगे कि ढाल वाली कृषि भूमि पर समुच्च रेखाएं बना देंगे, ऐसे इसकी लाइन ऐसे साथ साथ में लाइनें बना देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइनें बना देंगे जैसी खेत की ढलान है। इसके पैरेलल, मतलब जैसी ढलान है वैसे उसके समांतर रेखाएं बना खेती करेंगे, तो सीधी सी बात है, फिर उसके साथ हल चलाएंगे ना उसके पैरेलल, तो फसल उगेगी वहाँ पर। तो उसमें क्या होगी, जो जल बहाव है उसकी गति कम होगी, क्योंकि उसके साथ साथ चलेगी ऐसे, तो प्रेशर, ऑटोमेटिक प्रेशर उसका कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइन्स कैन स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, और जब स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि वो उसके पैरेलल है, स्पीड कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है मिट्टी का कटाव नहीं होगा, मतलब सॉइल इरोजन नहीं होगा। ये भी एक बेस्ट तरीका है। और ये शेल्टर बेल्ट तो अपने पहले ही पढ़ा था, रक्षक मेखला, पेड़ों की कतार लगाकर, ये भी आप डायग्राम में देख सकते हो, इस तरीके से पेड़ों की कतार लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को रोकता है। क्यों? क्योंकि सीधी हवाएं आएगी, वो पेड़ों से टकराएगी, पेड़ पौधों टकरा जाएगी, और पेड़ों से टकराने की वजह से हवाएं नीचे फसल पे जोर नहीं पड़ने देगी, ठीक है। ये भी बेस्ट तरीका है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स टू ब्रेक द फोर्स ऑफ विंड, ये भी हवाओं के प्रेशर को रोकती है, उसके फोर्स को रोकती है ना। तो ये 5 बहुत ही बेस्ट अपने टेक्निक है जिनको अप्लाई करके अपन सॉइल के इरोजन को रोक सकते हैं। ये उपाय है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए ढंग से करना, ठीक है। अब है लास्ट क्वेश्चन 38 कि मृदा अपरदन, आखिर अपन बार बार पढ़ रहे हैं सॉइल इरोजन, ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या गलतियां कर रहे हैं इस वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। तो मृदा अपरदन के कारणों को लिखिए, राइट द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। कारण देखते हैं, ये भी 5 कारण लिखा दूंगा मैं आपको। फर्स्ट है, हेडिंग तो लिख सकते हो, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आर फॉलोइंग, यानी कि मृदा अपरदन के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सॉइल इरोजन अकर्स ड्यू टू रॉन्ग मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के गलत तरीके से मृदा का अपरदन होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे इनको अगर अप्लाई नहीं किया आपने, रक्षक मेखला नहीं बनाई खेतों में, बड़े खेतों में पट्टियाँ नहीं बनाई, या फिर ये सब नहीं किया, इसलिए मैंने ये पहले करवाया ताकि ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सब अगर नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक मिट्टी का कटाव होगा। तो गलत तरीके से अगर आप कृषि करोगे तो मिट्टी का कटाव होगा, सॉइल इरोजन होगा, एक तो ये कारण। दूसरा, स्ट्रॉन्ग विंड इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इन द ड्राई एंड सैंडी एरियाज,
शुष्क व बलुई क्षेत्रों में तीव्र हवा मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। शुष्क और बलुई इसका मतलब ये है कि जैसे कि बाड़मेर, अगर राजस्थान की बात करूँ तो बाड़मेर, जैसलमेर का इलाका और भी बहुत सारे जो मरुस्थल के इलाके हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि वहाँ मिट्टी के दोहरे हैं, ड्राइनेस रहती है, सूखी ज़मीन है, बालू ज़मीन है, तेज़ हवाएं चलती है तो मिट्टी उड़ा के ले जाती है, सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर क्या लगाना चाहिए, मैंने आपको बताया था ना, कंटीले पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है, जैसे बबूल हैं ये सब, क्योंकि उनकी जड़ें गहराई में जाती है, खेजड़ी है, इजीली वो ग्रोथ कर जाते हैं, उनको पानी बहुत कम चाहिए होता है और वैसे उधर पानी कम है तो वहाँ पर वो ग्रोथ कर जाते हैं, ठीक है। तीसरा, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेंट कटिंग ऑफ ट्रीज द सॉइल ऑल्सो स्टार्ट्स इरोडिंग सून। पेड़ों की अविवेकपूर्ण तरीके से कटाई, बिना सोचे समझे पेड़ पौधों काट देना। पेड़ों का होना मृदा को रोकता है, पेड़ अपनी खुद से जड़ों से उसके आसपास से मिट्टी रुकती है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से पेड़ों काटोगे, आईजू काटोगे लालच के तरीके से, तो फिर मृदा अपरदन शीघ्र ही वो क्या हो जाता है, मृदा का अपरदित होना शुरू हो जाती है और ये भी एक बड़ा इशू है। तो 3 मेजर कारण हो गए, 2 और लिखेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 2 कारण और थे, वो ये हैं कि वनोन्मूलन के कारण बार बार बाढ़ें आती हैं, बाढ़ आ जाती है, आप वन काट लोगे तो सीधी नदियाँ सीधी चली जाएगी, बाढ़ें आने शुरू हो जाएगी, वरना तो पेड़ पौधे अगर होते हैं ना तो हमेशा रोक लेते हैं, तो जिससे मृदा को हानि पहुँचती है, क्योंकि बाढ़ जब आएगी तो मिट्टी का कटाव करेगी, ठीक है, मिट्टी को साथ में कट के ले जाएगी। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन देयर आर फ्रिक्वेंट फ्लड्स विच डैमेज द सॉइल, ठीक है, 4 नंबर हो गया। 5वां, खनन एवं निर्माण कार्य भी मृदा को अपरदित करने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे लोग माइनिंग करते हैं, ठीक है, माइनिंग करते हैं तो मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरे गहरे गड्ढे काटते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी होती है, वहाँ पर मशीनरी भी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। और जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो सब ही क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को बढ़ावा देते हैं या फिर सॉइल इरोजन का कारण है। ये 4-5 कारण हो गए, उपाय भी हो गए, सब अपने आज पढ़ लिए। ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था। अब एक मैप का वीडियो दूंगा मैं आपको, ठीक है, छोटा सा वीडियो ही होगा वो, तो मैप का मतलब मानचित्र, क्योंकि इस चैप्टर से मैप आता है, ठीक है, और मैप 4 to 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है, तो मैप को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी अपन ने जो मिट्टियाँ पढ़ी थी, सॉइल जो पढ़ी थी, सारी सॉइल अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है, वो सॉइल से रिलेटेड अपना एक मैप होगा। सॉइल का मतलब मिट्टी से, या फिर सॉइल से मान लो मिट्टियों से रिलेटेड अपना एक मैप बनाएंगे, मानचित्र बनाएंगे, उसको अच्छे से मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा। उस एक्सप्लेन में आपको सीखना है, आपको इंडिया का मैप लेके रखना है, ठीक है। उस इंडिया के मैप के अंदर अपन अलग अलग साइन बना के मैं आपको उसको, या फिर आप अलग अलग पेन के कलर से यूज कर सकते हो, वो दिखा दूंगा, तो आप अच्छे से उसको समझ जाओ, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आपको अलग से स्टेट्स या राज्य याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस मैप को भी देख लोगे तो ये पता चल जाएगा कि कौन सी सॉइल मिट्टी किन किन स्टेट्स में होती है। बस उसके बाद में क्वेश्चन आंसर का वीडियो आ जाएगा और चैप्टर अपना कंप्लीट, ठीक है, ओके।